हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम रेशियो एनालिसिस के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। जो लोग ईएमआरएस अकाउंटेंट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन रेशियो एनालिसिस से देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आप ईएमआरएस अकाउंटेंट के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो आप प्लेलिस्ट हमारी चेक कर लीजिएगा। उसमें आपको इनकम टैक्स के प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए गए हैं, साथ ही साथ फाइनेंशियल अकाउंटिंग के, कॉस्ट अकाउंटिंग के, जीएसटी के, ठीक है। इतना कुछ आपको प्रोवाइड किया जा चुका है। आज हम रेशियो एनालिसिस के क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। साथ ही साथ अभी एग्जाम तक और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दिए जाते रहेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को अगर देखना है तो देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप कोर्स लेके क्विज या एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो ऐप डाउनलोड करके वहां से भी ले सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ सकते हैं। स्ट्रेटजी का भी वीडियो मैंने बताया है कि ये टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, इज नोन एज वर्किंग कैपिटल रेशियो। किसे वर्किंग कैपिटल कार्यशील पूंजी अनुपात के नाम से जाना जाता है? देखो, वर्किंग कैपिटल एक टर्म आता है, आपने अगर पढ़ा हो तो वो टर्म है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। जब कभी भी ग्रॉस वर्किंग कैपिटल की बात की जाए ना, उसका मतलब है टोटल ऑफ करेंट एसेट्स, ठीक है। और जब वर्किंग कैपिटल बस बोला जाए तो इसका मतलब होता है नेट वर्किंग कैपिटल, और जिसका फॉर्मूला क्या होता है? करेंट एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटीज, ठीक है। ध्यान रखना। तो ये करेंट एसेट्स और करेंट लाइबिलिटी का जो रेशियो होता है उसको क्या बोलते हैं? करेंट रेशियो। करेंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करेंट एसेट्स डिवाइडेड बाई करेंट लाइबिलिटी, ठीक है। तो इस रेशियो को ही हम क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल रेशियो। तो इस लिहाज से आंसर क्या सही हो जाएगा? पहला नंबर। आपसे सवाल है कि आइडियल करंट रेशियो क्या होता है? आइडियल करंट रेशियो क्या होता है? कमेंट करके बताइए। एग्जाम में पूछ सकते हैं, कई एग्जाम्स में पूछते हैं कि आइडियल करंट रेशियो किसे कहते हैं, आदर्श चालू अनुपात किसे कहते हैं। क्विक रेशियो, तो क्विक रेशियो बेसिकली क्विक एसेट्स और करंट लाइबिलिटी का रिश्ता है। तो क्विक एसेट्स की अगर मैं बात करूं तो क्विक एसेट्स में आप करंट एसेट से दो चीजें हटा दें। क्या क्या? एक आप हटा दें स्टॉक, और दूसरा अगर आप हटा दें क्या? प्रीपेड एक्सपेंस। तो जो आपको मिलेगा वो मिल जाएगा क्विक एसेट। ये दो चीजें आप माइनस कर दें, हटा दें। और तीसरा है आपका सुपर क्विक, यानी या क्विक एसेट्स को आप लिक्विड एसेट्स भी कह सकते हैं। और तीसरा भी है सुपर क्विक। सुपर क्विक का मतलब बस कैश जैसा ही है। तो कैश आता है इसमें, बैंक बैलेंस आएगा, और आपकी मार्केटेबल सिक्योरिटीज, यानी ऐसी सिक्योरिटीज जिन्हें आप मार्केट में तुरंत बेच सकते हैं, जैसे शेयर्स हो गए आपके पास, अगर आपने शेयर्स वगैरह रखे हैं तो ये चीजें आपका आएगा सुपर क्विक एसेट्स में या सुपर लिक्विड एसेट्स। लिक्विडिटी का मतलब होता है कैश में कन्वर्ट होने की क्षमता, ठीक है। तो इनको ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन चलते हैं। If the current ratio is 2:1, which of the following transactions will improve the current ratio? अगर करंट रेशियो 2:1 है तो कौन से लेन देन से चालू अनुपात में सुधार होगा? तो भाई, करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट्स डिवाइडेड बाई करंट लाइबिलिटी, और रेशियो क्या है? 2:1। इसका मतलब क्या है? अगर मैं बोलूं एग्जाम्पल के तौर पर, 2 लाख रुपए की अगर करंट एसेट है तो करंट लाइबिलिटी कितने की है? 1 लाख रुपए की। अगर मैं ऐसा कहूं तो गलत नहीं होगा भाई, वही सेम अनुपात है। अब होगा क्या? पहला ट्रांजैक्शन ट्राई करके देखते हैं। परचेस ऑफ गुड्स फॉर कैश, गुड्स खरीदा गया है कैश पे, ठीक है। तो इससे क्या फर्क पड़ेगा बताओ? इसमें कैश क्या होगा? आपका कम हो जाएगा और आपका स्टॉक जो है वो बढ़ जाएगा। तो लेकिन इस पे मैं अगर सवाल आपसे पूछूं, करंट एसेट्स नो चेंज, भाई टोटल में कोई चेंज नहीं आएगा, करंट लाइबिलिटी में भी कोई चेंज नहीं आएगा। पेमेंट टू ट्रेड पेबल्स, यानी क्रेडिटर्स उधार थे, हमने उनको पेमेंट कर दिया, तो जब आप पेमेंट करोगे तो कैश क्या होगा? कम होगा। और क्या होगा? क्रेडिटर्स भी क्या होंगे? कम हो जाएंगे। इसका मतलब करंट एसेट्स भी कम होंगे और करंट लाइबिलिटी भी
कम होगी। अब इससे फर्क पड़ सकता है कैसे, मान लो 50,000 आपने पेमेंट किया तो 50,000 कैश चला जाएगा और क्रेडिटर 50,000 से कम हो जाएंगे। तो अब होगा क्या, इसी एग्जांपल में देखो, पहले 2 लाख का करंट एसेट था, अब 50,000 पेमेंट कर दिया तो कितना बचा, 1.5 लाख का। और आपका करंट लाइबिलिटी पहले कितने का था, 1 लाख का, और 50,000 का आपने पेमेंट कर दिया, क्रेडिटर चले गए तो सिर्फ बचा कितना, 50,000। अब क्या रेशियो हो जाएगा, अब रेशियो हो जाएगा 3:1। इसका मतलब क्या है, रेशियो सुधर गया। ठीक है, और करंट रेशियो अगर ऐसा है 2:1, इसका मतलब क्या होता है, 1 रुपए की करंट लाइबिलिटी के लिए 2 रुपए का करंट एसेट। यहां पर क्या होगा, 1 रुपए की करंट लाइबिलिटी के लिए 3 रुपए का करंट एसेट। ठीक है, तीसरा अगर आप देखें तो यहां पर बी जवाब हो जाएगा सही। ठीक है, तीसरा क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स। अब इस केस में क्या हुआ, स्टॉक बढ़ेगा और क्रेडिटर भी बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें भी ट्राई कर लेते हैं भाई। तो मान लो आपने क्या करा, आपने खरीदा 1 लाख रुपए का गुड्स खरीदा, तो आपका करंट एसेट 2 लाख से बढ़ के कितना हो जाएगा, 3 लाख। और उधार खरीदा तो करंट लाइबिलिटी 1 लाख से बढ़ के कितनी हो जाएगी, 2 लाख। अब इस केस में क्या होगा, आपका रेशियो कितना हो गया, 1.5:1, यानी यहां पर करंट रेशियो चेंज हुआ लेकिन कम हो गया। उसने पूछा है इम्प्रूव को कौन करेगा। ठीक है, उसके अलावा कैश कलेक्टेड फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, तो इसमें कैश बढ़ जाएगा, ट्रेड रिसीवेबल्स यानी डेटर्स कम हो जाएंगे। तो करंट रेशियो, करंट एसेट्स में कोई चेंज नहीं होगा, करंट लाइबिलिटी में इसमें कोई चेंज नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखना इन दोनों से चेंज आएगा, लेकिन इंप्रूव कौन करेगा, ट्रेड पेएबल्स को पेमेंट करना, और डिक्रीज कौन करेगा, तो क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इंपॉर्टेंट है भैया। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का सवाल है कि किसके किसके बीच में रिलेशनशिप है। ठीक है, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इन्वेंट्री या स्टॉक टर्नओवर रेशियो भी इसी को कहते हैं, स्टॉक या इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, और एवरेज इन्वेंट्री क्या आता है, एवरेज इन्वेंट्री कैसे आता है, एवरेज इन्वेंट्री या एवरेज स्टॉक बराबर ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाई 2। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस और माइनस क्लोजिंग स्टॉक। दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका, अच्छा जब सेल्स में आप क्या करते हैं, नेट सेल्स में आप COGS माइनस करते हैं तो क्या आता है, ग्रॉस प्रॉफिट। तो दूसरा तरीका ये हो गया कि नेट सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट, तो क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, तो इस केस में सही जवाब क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। A company's current ratio is 2.5:1 and liquid ratio is 1.6:1. If the current assets are 7,50,000, what will be the value of inventory? तो अभी हमने बात करी, चलो करंट रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाई करंट लाइबिलिटी। कितना लिखा है, 2.5:1, यही है। इसका मतलब 2.5 लाख रुपए का करंट एसेट होगा, तो 1 लाख रुपए की उसके लिए आपके पास करंट लाइबिलिटीज है। ठीक बात है। दूसरा लिक्विड रेशियो, या जिसको हम क्विक रेशियो कहते हैं,
ठीक है, क्या फॉर्मूला होगा? क्विक एसेट्स यानी लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाई करेंट लाइबिलिटी। ये कितना है? 1.6:1, यानी 1,00,000 रुपए की आपकी करेंट लाइबिलिटी है, तो आपके पास लिक्विड एसेट्स कितने हैं? 1,60,000 रुपए। किसी को कोई समस्या नहीं होगी, आई होप, ठीक है। अब कह रहे हैं कि आपकी चालू पर संपत्तियां, मतलब ये तो हमने सिर्फ अपने से अज्यूम कर लिए, ये क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन से हमने लिखा। 7.5 लाख रुपए की क्या है? करंट एसेट्स है। तो अब एक बात बताओ, करंट रेशियो कितना है? 2.5:1। करंट एसेट्स दिया है कितना? 7,50,000। तो करंट लाइबिलिटी हमें पता नहीं है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो करंट लाइबिलिटी इक्वल टू 7,50,000 डिवाइडेड बाई 2.5, यही आएगा। तो ये कितना आ गया आपका करंट लाइबिलिटी? 3,00,000 रुपए का। करंट लाइबिलिटी कितना आ गया? 3,00,000 रुपए का आ गया, ठीक है। करंट लाइबिलिटी आ गया। अब क्विक एसेट्स पता कर सकते हैं आप। कैसे पता कर लेंगे भाई? क्विक रेशियो कितना है? 1.6:1। क्विक एसेट्स हमें पता नहीं है, करंट लाइबिलिटी कितना लिखा है? 3,00,000। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो क्विक एसेट्स कितना आ जाएगा? 4,80,000 का, ठीक है। अब देखो, करंट एसेट्स हमारे पास है कितना है भाई? करंट एसेट्स है 7,50,000। क्विक एसेट्स है कितने के? 4,80,000। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है कितना होगा? 0 0 0 0, 15 में 8 गया 7 और 6 में 4 गए तो 2,70,000। ये जो डिफरेंस है ये क्या कहलाएगा? ये डिफरेंस कहलाएगा स्टॉक। देखो, करंट एसेट्स में दो चीजें हटाते हैं, एक हटाते हैं प्रीपेड एक्सपेंस और एक स्टॉक। तो प्रीपेड एक्सपेंस के बारे में कुछ बोला नहीं, तो नहीं होगा कुछ भी। और स्टॉक यानी जो डिफरेंस है ये क्या हो जाएगा? 2,70,000 रुपए स्टॉक। इसको मैंने डिटेल में समझा दिया, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की तरफ रुक करते हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल ₹20 लाख, रिजर्व्स 5 lakhs, debentures 10 lakhs, current liabilities 8 lakh, debt equity ratio will be। तो डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले तो ये बताइए आप। डेट इक्विटी रेशियो यानी ऋण समता अनुपात कहते हैं हिंदी में से। तो डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है लॉन्ग टर्म डेट या लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज डिवाइडेड बाई शेयर होल्डर्स फंड। लॉन्ग टर्म डेट में कैसे आएगा भाई? टर्म लोन, डिबेंचर्स, ये सारी चीजें आएंगी, ठीक है। और शेयर होल्डर फंड में क्या आता है भाई? इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो बताओ डेट इक्विटी रेशियो कितना होगा? डिबेंचर है 10 लाख का, वेरी गुड। शेयर होल्डर फंड कितना? इक्विटी शेयर कैपिटल 20 लाख, रिजर्व्स 5 लाख, ये कितना हो गया? 25 लाख। तो रेशियो विल बी 0.4:1, यानी आपके पास हर 1 रुपए आपके पास अगर शेयर होल्डर फंड है उसके लिए आपकी लाइबिलिटी सिर्फ और सिर्फ मतलब लॉन्ग टर्म रेट जो है वो सिर्फ 0.4 रुपीज के हैं। सवाल आपसे फिर से है, आइडियल डेट इक्विटी रेशियो क्या है? आइडियल डेट इक्विटी रेशियो क्या है? और आपको पता होना चाहिए जो आइडियल करंट रेशियो है वही आइडियल डेट इक्विटी रेशियो है। आइडियल करंट रेशियो एंड आइडियल डेट इक्विटी रेशियो बोथ आर सेम, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ रुक करते हैं। प्रोप्राइटरी रेशियो इज, प्रोप्राइटरी रेशियो किसे कहते हैं? तो भाई देखो, प्रोप्राइटरी रेशियो होता क्या है? प्रोप्राइटरी रेशियो मालिकाना अनुपात। मालिकाना अनुपात का मतलब ये होता है कि आपकी टोटल एसेट्स जो है ना, ये जो कुल संपत्तियां हैं इसमें आपके पैसे से कितनी संपत्तियां हैं, यानी
प्रोप्राइटर्स फंड से कितनी कितनी संपत्तियां आपने खरीदी, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रोप्राइटरी रेशियो। मान लो कि आपका जो शेयर होल्डर फंड आ रहा है, शेयर होल्डर फंड अभी मैंने बताया, ये आ रहा है 20 लाख, और आपकी जो टोटल एसेट्स हैं वो है आपकी 80 लाख। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि आपने, आपकी जो प्रोप्राइटरी रेशियो है वो क्या आएगा, वो आएगा 0.25:1। यानी इसका मतलब दो ये है क्या, अगर आपके पास 1 रुपए की संपत्ति है तो उसमें 25 पैसे आपने लगाए हैं, और 75 पैसे फिर कहां से आए होंगे, कर्ज से आए होंगे। यही बात हुई ना भाई, सिंपल सी बात है, आपके पास 1 लाख रुपए की एसेट है और उस संपत्ति में आपने जो लगाया है 25,000 लगाया है, तो बाकी पैसा कहां से आया होगा, 75,000 रुपए आपने कर्ज लिया होगा। ठीक है, चलिए, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, शेयर होल्डर फंड्स डिवाइडेड बाई टोटल एसेट्स, या प्रोप्राइटर्स फंड डिवाइडेड बाई टोटल एसेट्स। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड as on 31st March 23, the figures extracted from the balance sheet of Xerox Limited as under। आपसे पूछा गया है स्टॉक टर्नओवर रेशियो, तो आपके पास स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है भाई, स्टॉक टर्नओवर रेशियो क्या फॉर्मूला होता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, अब पहली चीज आप क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पता करेंगे। ठीक है, तो आपको लिखा है ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन सेल्स, सेल्स भी दिया है, तो सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट अगर हम कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड मिल जाएगा। ठीक है, तो 3,20,000 रुपए है सेल्स, और 25% ऑन सेल्स है, यानी कितना हो गया 80,000 आपका ग्रॉस प्रॉफिट, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना हो जाएगा 2,40,000 रुपए। ठीक है, फिर एवरेज इन्वेंट्री ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाई 2। तो ओपनिंग स्टॉक तो दिया है बट हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, तो अब देखो भाई कैसे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस। ठीक है, अब यहाँ डायरेक्ट एक्सपेंस कुछ है नहीं, तो ठीक है, माइनस कर देंगे क्या, क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो 2,40,000 रुपए कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है, ओपनिंग स्टॉक दिया है कितना 29,000 का, परचेस कितने का होगा 2,42,000 का है, और क्लोजिंग स्टॉक हमें पता नहीं। ठीक है, तो ये टोटल करो कितना आएगा 2,40,000, ये 60, 62 और 9 2,71। तो क्लोजिंग स्टॉक बराबर क्या आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक बराबर आ जाएगा 31,000। क्लोजिंग स्टॉक बराबर कितना आ जाएगा 31,000 रुपये। ठीक है, अब आप एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट कर लो। ओपनिंग स्टॉक कितना था, 29,000 प्लस 31,000 डिवाइडेड बाई 2, तो आ जाएगा 30,000 रुपये आपका क्या आ गया एवरेज इन्वेंट्री। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना आया 2,40,000, एवरेज इन्वेंट्री कितना आया 30,000, तो आपका कॉस्ट नेट स्टॉक टर्नओवर रेशियो आ जाएगा 8 टाइम्स। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो ये हो गया आपका, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। वो क्लोजिंग स्टॉक नहीं दिया था तो हमने क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट किया, अगर आपको बाकी इंफॉर्मेशन दिया है तो आप क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी अच्छे से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। इफ द क्रेडिट सेल्स फॉर द ईयर इज 5,50,000, 5,40,000 एंड डेटर्स एट द एंड ऑफ द ईयर इज 90,000, द एवरेज कलेक्शन पीरियड विल बी। आपके 5 लाख रुपए की उधार सेल्स है, ठीक है, और 90,000 रुपए का जो है वो आपका डेटर है एट द एंड ऑफ द ईयर। एवरेज कलेक्शन पीरियड, एवरेज कलेक्शन पीरियड का मतलब क्या होता है कि आप जो है कितने टाइम पर कलेक्ट कर लेंगे, मतलब ऑन एन एवरेज आप कितने टाइम पर कलेक्ट कर लेते हैं।
तो एवरेज कलेक्शन पीरियड की अगर हम बात करें तो एवरेज कलेक्शन पीरियड कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है? एवरेज कलेक्शन पीरियड, ठीक है। तो देखो यहां पर होता है एवरेज डेटर। अब एवरेज डेटर क्लोजिंग दिया है तो हमारे पास कोई तरीका नहीं है। दो फॉर्मूले होते हैं, एवरेज डेटर डिवाइडेड बाई नेट क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लाइड बाई 100। तो एवरेज डेटर है नहीं तो 90, क्लोजिंग डेटर को ही हम लेंगे। अब इसको डिवाइड मत करना क्योंकि ओपनिंग दिया नहीं है हमारे। नेट क्रेडिट सेल्स कितना है? 5,40,000। और सॉरी ये 100 नहीं होगा, एक मिनट, क्योंकि हमें डेज कैलकुलेट करने हैं ना, डेज कैलकुलेट करने हैं। तो आप 365 ले सकते हैं, अगर क्वेश्चन में दिया है 360 भी आप ले सकते हैं। जनरली क्वेश्चन में आप 365 लेके करें, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप 365 यहाँ पर ले लें, ठीक है। तो ये क्या होगा 1 और ये कितना होगा 6, ठीक है। और ये कितना 6, 60.8 समथिंग, ठीक है। या फिर राउंड फिगर में आप इसको क्या कर देंगे 61 डेज, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। इसी का एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है। इसका दूसरा फॉर्मूला क्या होता है 360 या 365 डेज जो भी है डिवाइडेड बाई एवरेज, मतलब सॉरी इसको बोल सकते हैं डेटर टर्नओवर रेशियो, डेटर टर्नओवर रेशियो। और डेटर टर्नओवर रेशियो कैसे आता है? डेटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाई एवरेज डेटर्स, ठीक है। तो ध्यान रखना, अगर मान लो कि आपको सीधे दिया होता, अब यहां पर देखो ना नेट क्रेडिट सेल्स कितना है, नेट क्रेडिट सेल्स आपका 5,40,000 है और एवरेज डेटर 90,000, क्योंकि तो ये कितना आता 6 टाइम्स, ठीक है। और सीधे अगर इसको डिवाइड कर देते 365 डिवाइडेड बाई 6 तो क्या आ जाता है आपका 61 डेज, ठीक है। तो इन दोनों चीजों को आप ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एवरेज कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ₹6 lakhs, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 5, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ओपनिंग इन्वेंट्री इफ ओपनिंग इन्वेंट्री इज लेस ₹8,000 लेस देन द क्लोजिंग इन्वेंट्री। ध्यान दीजिएगा क्या है भाई, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है। अच्छा सबसे पहले तो लिख लो फॉर्मूला, कभी भी आए तो फॉर्मूला लिख लेना चाहिए। क्या? इन्वेंट्री टर्नओवर, यानी ये स्टॉक टर्नओवर रेशियो है, ठीक है। क्या फॉर्मूला है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डिवाइडेड बाई एवरेज इन्वेंट्री, ठीक बात है। अब कह रहे हैं यहां पर बाकी इंफॉर्मेशन तो दी है, ओपनिंग इन्वेंट्री इज ₹8,000 लेस देन द क्लोजिंग इन्वेंट्री, यानी ओपनिंग इन्वेंट्री जो है वो क्लोजिंग इन्वेंट्री से ₹8,000 कम है, ठीक है। तो मान लो कि अगर ओपनिंग इन्वेंट्री है x, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या होगी ₹8,000 ज्यादा, x प्लस 8,000, यही होगा ना, ठीक है। तो चलो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया है 6 लाख, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो भी दिया है हमें कितना 5, तो फॉर्मूले में रख दो 5 इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6 लाख। अब एवरेज इन्वेंट्री कैसे कैलकुलेट करोगे बताओ, ओपनिंग इन्वेंट्री क्या है x है, प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री x प्लस 8,000 और डिवाइडेड बाई 2, यही होगा, ठीक है। चलो अब ये जो है ये ऊपर जाके 6 lakhs में क्या हो जाएगा मल्टीप्लाइड हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2x, x प्लस एक्स 2x प्लस 8,000। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दोगे तो क्या होगा भाई
10x प्लस 40,000 और ये हो जाएगा आपका 12 लाख। ठीक है, अब ये 10x इक्वल टू 11,60,000। 10x 11,60,000, तो x बराबर क्या होता है? x बराबर होता है 1,16,000। क्या होता है? 1,16,000 x आ गया। x यानी क्या? ओपनिंग इन्वेंट्री। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एवरेज इन्वेंट्री ₹60,000, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज 8, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 20% ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, व्हाट विल बी द ग्रॉस प्रॉफिट? ठीक है, तो देखो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया है 8, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें पता नहीं है, और एवरेज इन्वेंट्री है 60,000। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आएगा? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से आ जाएगा 4,80,000। ये आ गया आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? ग्रॉस प्रॉफिट है 20% ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी 20% ऑन सेल्स। तो अगर सेल्स का 20% है तो आपको पता है कि कॉस्ट का कितना होता है? कॉस्ट का 25%। तो कॉस्ट हमें दिया है 4,80,000, इसका 25% कितना होगा? 1,20,000। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ध्यान रखना, कभी भी सेल्स और कॉस्ट का परसेंटेज हो ना तो इस तरीके से होता है। अगर सेल्स का 20% है तो कॉस्ट का 25% होता है। अगर सेल्स का 25% है, ठीक है, तो कॉस्ट का कितना होगा? सेल्स का 20% है तो कॉस्ट का 25%। अगर सेल्स का 25% है तो कॉस्ट का 33.33% होता है। और अगर आपका सेल्स का 33.33% है तो कॉस्ट का 50% होता है। और अगर आपका सेल्स का 50% है तो कॉस्ट का क्या हो जाएगा? लाइक अगर 200 रुपये में 100 रुपये आपका प्रॉफिट है तो कॉस्ट का 100% हो जाता है। ठीक है, चलो 125 रुपये में 500 का सेल्स है। ये मैं अपने कैलकुलेशन के लिए कर रहा हूँ, और इसका 25% प्रॉफिट है ना, तो 25% कितना होगा? 500 का 25% 125 है ना, और 125 अगर हम 375 से डिवाइड करें। ठीक है, तो ये आप शॉर्टकट से याद रखिएगा, एग्जाम में काम आएंगे। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 27 लाख, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी टोटल सेल्स है 27 लाख, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी उधार सेल्स है 18 लाख, ओपनिंग डेटर्स है 3,20,000 के, क्लोजिंग डेटर्स है 4 लाख के, प्रोविजंस फॉर डाउटफुल डेट है 60,000 का। डेट ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो यानी डेटर टर्नओवर रेशियो आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में डेटर टर्नओवर रेशियो पूछा है, तो डेटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा भाई? ठीक है, या ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, क्या फॉर्मूला होगा? क्रेडिट सेल्स। देखो डेटर किससे बनते हैं? क्रेडिट सेल से बनते हैं। तो क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज
ट्रेड रिसीवेबल या एवरेज डेटर्स। तो क्रेडिट सेल्स कितना है आपका, 18 लाख का है, और एवरेज डेटर ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाई 2, तो 3,20,000 प्लस 4 लाख डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो कितना आएगा, 7,20,000 डिवाइडेड बाई 2 यानी 3,60,000। इसको इग्नोर कर देंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका 5 टाइम्स, ठीक है। तो डेटर टर्नओवर रेशियो कितना हो जाएगा आपका 5 टाइम्स। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6 लैक्स, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 1,50,000, डेटर्स 1 लाख के हैं, बिल्स रिसीवेबल 50,000 के हैं, एवरेज कलेक्शन पीरियड यानी आप कितने टाइम पे चीज़ों को कलेक्ट कर लेते हैं, कितने टाइम पर एवरेज में डेटर से कलेक्ट कर लेते हैं। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड अभी हमने बात भी की थी। अच्छा इसमें मंथ्स में पूछा है ऑप्शन में, तो मंथ्स में हम कैलकुलेट करेंगे। एक साल में कितने महीने होते हैं, सर 12 महीने होते हैं, ठीक है। तो भाई 12 मंथ्स डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, डेटर टर्नओवर रेशियो, ठीक है। तो बताओ डेटर टर्नओवर रेशियो कैसे आएगा, डेटर टर्नओवर रेशियो, उधार कितने में खरीदा 6 लाख, और डेटर्स कितने के हैं, देखो ट्रेड रिसीवेबल में ये दोनों आते हैं, बिल्स रिसीवेबल और डेटर, तो ये कितना आएगा 1,50,000। तो डेटर टर्नओवर रेशियो कितना हो गया 4 टाइम्स। तो डेटर टर्नओवर रेशियो 4, 12 डिवाइडेड बाई 4 करोगे तो कितना आ गया आपका 3 मंथ्स, यानी ऑन एन एवरेज आप 3 महीने में कलेक्ट कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्रेडिट परचेज ₹12 lakhs, ओपनिंग क्रेडिटर्स 20 लाख, सॉरी 2 लाख, क्लोजिंग क्रेडिटर्स 1 लाख, ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो। अब ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा भाई, ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो यानी क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो, ठीक है। तो ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो इक्वल टू क्रेडिट परचेज डिवाइडेड बाई एवरेज क्रेडिटर्स, ठीक है। तो क्रेडिट परचेस कितना है, उधार खरीदा है 12 लाख का, और क्रेडिटर्स कितना आ जाएगा एवरेज 2 लाख प्लस 1 लाख डिवाइडेड बाई 2, तो 1,50,000, 1.5 लाख रुपए का, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 8 टाइम्स क्या आ गया आपका क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। अब अगर यहीं पे आपसे सवाल पूछे कि एवरेज पेमेंट पीरियड क्या है, आप कितने टाइम पर पेमेंट करते हैं, तो 365 डिवाइडेड बाई 8 आप कर देंगे, ठीक है। तो आपका आ जाएगा एवरेज पेमेंट पीरियड, ये कितना हो जाएगा 800 को 32, ये 4 बचे 46, तो लगभग 46 दिन में आप क्या करते हैं पेमेंट करते हैं, एवरेज पेमेंट पीरियड, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे हमारा रुख होता है अब, ऑपरेटिंग रेशियो इज, ठीक है। ऑपरेटिंग रेशियो किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना ऑपरेटिंग रेशियो किसके किसके बीच में रेशियो होता है, तो ऑपरेटिंग रेशियो इज रेशियो ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड सेल्स, ठीक है। ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड सेल्स ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है। तो इसके लिए मतलब ऑपरेटिंग रेशियो इक्वल टू कॉस्ट ऑफ, ऐसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाय नेट सेल्स या नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग रेशियो, ठीक है। या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी यहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में दो तरह के एक्सपेंस होते हैं, एक होता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, और दूसरा होता है सेलिंग
एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। ध्यान रखना ऑपरेटिंग एक्सपेंस में इंटरेस्ट एंड टैक्सेस नहीं आते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग रेशियो। क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग रेशियो। ध्यान रखना ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो अलग चीज है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अलग चीज है, ठीक है। यहां मैं ऑपरेटिंग कॉस्ट की बात कर रहा था, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो अलग है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसका फॉर्मूला होगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाई नेट सेल्स मल्टीप्लाइड बाई 100। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे आएगा? तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट को ही हम क्या बोलते हैं? ईबीआईटी। ईबीआईटी यानी क्या? अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, या पीबीआईटी, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ठीक है। तो ये चीज है। अब अगर दूसरे शब्दों में मैं कहूं, अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिला है तो ग्रॉस प्रॉफिट में अगर आप क्या कर दें, माइनस कर दें क्या? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो क्या आ जाएगा आपको? ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों को ध्यान रखना, एग्जाम में देखना कि ऑपरेटिंग रेशियो पूछा है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो पूछा है। अगर ऑपरेटिंग रेशियो पूछा है तो ऑपरेटिंग कॉस्ट की बात कर रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो पूछा है तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो की बात कर रहा है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला, नहीं, इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सॉरी, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यहाँ पर हाँ ऑप्शन नंबर सी होगा, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाई नेट्स। हाँ ठीक, ऑप्शन नंबर सी, मैंने गलत पढ़ लिया था ऑप्शन बी को। चलिए, परचेजेस, परचेजेस है 7,20,000 के, ऑफिस एक्सपेंसेस है 30,000 का, सेलिंग एक्सपेंस है 90,000 का, ऑपरेटिंग इन्वेंट्री है 1,40,000 की, क्लोजिंग इन्वेंट्री है 80,000 की, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 1,20,000 का। आपको ऑपरेटिंग रेशियो पता करना है। तो ऑपरेटिंग रेशियो पूछा है, ध्यान रखना। तो ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और इसी को हम कहते हैं ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाई नेट सेल्स या नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है। तो देखो क्या क्या आता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखा है क्या? नहीं लिखा है। तो कैसे आएगा? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है तो क्लोजिंग इन्वेंट्री होगा माइनस में, और प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में ऑफिस और सेलिंग दोनों आएंगे, तो ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस डिवाइडेड बाई नेट सेल्स मल्टीप्लाइड बाई 100। तो आओ जरा, ओपनिंग स्टॉक कितना है? 1,40,000। परचेज कितना है? 7,20,000। क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस करोगे कितना? 80,000। ये है आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। प्लस ऑफिस एक्सपेंस कितना है? 30,000। प्लस सेलिंग एक्सपेंस कितना है? 90,000। डिवाइड करोगे किससे? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? 1,00,000, सॉरी 12,00,000 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये हो गया 90 और 30, 1,20,000, और ये कितना हो गया? 7,80,000, है ना। 7,80,000 प्लस 1,20,000, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 9,00,000। 9,00,000 डिवाइडेड बाई 12,00,000 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये कितना आ जाएगा आपका? 0.75, यानी कि 75%। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसका मतलब ये है कि आपका जो ऑपरेटिंग खर्चा है वो आपके सेल्स का कितना है? 75% आपकी इफिशियंसी का बताता है। अगर आपका मान लो ऑपरेटिंग कॉस्ट 50, ऑपरेटिंग रेशियो आता है 50%, ये आपके लिए अच्छा है। लेकिन अगर आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट आता है 100% ऑपरेटिंग रेशियो, तो गड़बड़ बात है, ठीक है।
अगला, अ कंपनी हैज नेट प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 5%, टोटल एसेट्स ऑफ 90 लाख एंड रिटर्न ऑन एसेट ऑफ 9%, इट्स टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो। अब टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो ध्यान रखना, तो एसेट टर्नओवर रेशियो क्या होगा, नेट रेवेन्यू यानी नेट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज एसेट, ठीक है, या टोटल एसेट। तो यहां पर क्या है भाई, एवरेज सॉरी, ये फॉर्मूला हो गया। दूसरा चीज, अगर आपसे आपको लिखा है, कितना लिखा है, नेट प्रॉफिट मार्जिन या नेट सॉरी, टोटल एसेट्स कितना है यार, पहले ये लिख लेते हैं, टोटल एसेट्स आर 90 लैक्स, ठीक है। यहां पर क्या है, कितना रिटर्न है, 9% रिटर्न है, यानी जो टोटल एसेट्स का पर प्रॉफिट है वो 9% है, तो 9% आप कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8,10,000 रुपये। ये क्या हो गया आपका नेट प्रॉफिट, क्या हो गया नेट प्रॉफिट, ठीक है। अब नेट प्रॉफिट मार्जिन 5% है, तो नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाई नेट सेल्स, यही होता है। तो नेट प्रॉफिट रेशियो इज गिवन, कितना है 0.05, 5% कैसे लिख सकते हैं, नेट प्रॉफिट लिखा है 8,10,000 और आपको नेट सेल्स पता करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो नेट नेट एसेट्स नहीं, नेट सेल्स, तो ये आएगा 8,10,000 डिवाइडेड बाई 0.05। इसको आप अगर 100 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा, हट जाएगा 0 पॉइंट, तो ये आपका टोटल जब आप कैलकुलेट करेंगे ना तो आएगा कितना, 1,62,00,000, 1,62,00,000 रुपए आपका क्या आ जाएगा, नेट सेल्स, ठीक है। तो नेट रेवेन्यू कितना आ गया, 1,62,00,000 रुपए। टोटल आपके पास जो एसेट्स हैं वो कितने के हैं, 90 लाख के, तो एसेट टर्नओवर रेशियो कितना हो जाएगा, एसेट टर्नओवर रेशियो विल बी 1.8 टाइम्स। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला, कैपिटल गियरिंग रेशियो, कैपिटल गियरिंग रेशियो क्या होता है, कैपिटल गियरिंग रेशियो होता है आपका इक्विटी शेयर होल्डर फंड यानी इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस, और जो फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटीज होती हैं जैसे प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स, इनके बीच का जो रिश्ता होता है इसको बोलते हैं कैपिटल गियरिंग रेशियो। तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स एंड सरप्लस, ठीक है। तो किसका अंश है, इक्विटी शेयर पूंजी और आरक्षित मतलब संचय के लिए वरीयता शेयर पूंजी और डिबेंचर, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इस बार क्या पूछा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ध्यान देना, क्या सेल्स में आप क्या माइनस करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो क्या आता है ग्रॉस प्रॉफिट। फिर ग्रॉस प्रॉफिट में आप क्या क्या माइनस करते हैं, तो ग्रॉस प्रॉफिट में आप माइनस करते हैं ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, और माइनस क्या करते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, और माइनस करते हैं इंटरेस्ट, ठीक है। तो आपको क्या मिलता है, नेट प्रॉफिट, ठीक है, यही मिलता है। यहां तक और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन यानी यहां अगर मैं बोलूं इस लाइन तक जो है, यहां पर जो आपको अमाउंट मिलना चाहिए ये है क्या आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। तो चलिए आपको नेट प्रॉफिट दिया है, नेट प्रॉफिट 1 लाख,
ठीक है। रेंट रिसीव्ड, रेंट आपको मिला है 10,000 रुपए का, बताइए क्या करेंगे। सिंपल सी बात है, आपके प्रॉफिट में जुड़ा है, लेकिन रेंट मिलना आपका ऑपरेटिंग इनकम नहीं है ना, तो इसको क्या करोगे, माइनस कर दोगे। भाई ऑपरेटिंग इनकम नहीं है ये, आपकी बिजनेस की इनकम नहीं है। दूसरा, गेन ऑन सेल ऑफ मशीन, भाई मशीन बेचकर आपको इनकम हुआ, गेन हुआ 15,000 का, ये भी आपकी ऑपरेटिंग इनकम नहीं है, तो हटाना पड़ेगा भाई, प्रॉफिट में जुड़ा है तो हटा दो। इंटरेस्ट ऑन लोन, ये आपके प्रॉफिट में घटा हुआ होगा भाई, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने गए हैं तो ये इंटरेस्ट घटाया होगा, जबकि ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है, तो इसको क्या करोगे, ऐड करोगे। कितना, 20,000। और डोनेशंस, अब यहाँ कुछ लिखा नहीं तो यही मानो कि डोनेशन दिया है आपने, ठीक है, तो अगर डोनेशन दिया है तो ये भी आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है, तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है तो 2,000 रुपये आप क्या करोगे, ऐड कर दोगे। तो ये कितना आएगा आपका, -3,000, तो 97,000 आपका आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर बी। अगला, कैलकुलेट कैलकुलेट नेट सेल्स एंड ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपको नेट सेल्स एंड ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है 20% ऑन सेल्स। अगर 20% ऑन सेल्स दिया है तो ऑन कॉस्ट कितना होगा, ऑन कॉस्ट होगा 25%। तो 1,00,000 का ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा कितना, 25% यानी 25,000। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड प्लस ग्रॉस प्रॉफिट जोड़ करके क्या आ जाएगा आपका, सेल्स आ जाएगा कितना, 1,25,000। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब, जल्दी से ये हो जाएगा आसान से। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट लिमिटेशंस ऑफ रेशियो एनालिसिस, यानी इसमें से कौन सा लिमिटेशन नहीं है रेशियो एनालिसिस का। तो देखो रेशियो एनालिसिस का लिमिटेशन क्या होता है, रेशियो एनालिसिस जो होता है वो हिस्टोरिकल मतलब फिगर्स पर बेस्ड होता है। हिस्टोरिकल मतलब मान लो कोई एसेट आपने 10 लाख की खरीदी थी 10 साल पहले, तो बैलेंस शीट पे उसी में आएगी और वो उसी को एनालाइज करेगा। दूसरा, ये क्वालिटेटिव फैक्टर्स को इग्नोर करता है। क्वालिटेटिव फैक्टर्स यानी ये सिर्फ फिगर्स की बात करता है, आपके यहाँ लेबर आएंगे, आपके यहाँ अच्छा इंप्लॉय आया, वो उसको इग्नोर कर देगा। इसमें प्राइस लेवल चेंजेस में जो मतलब जैसे इन्फ्लेशन वगैरह है, इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता, ठीक है। तो ये इसके क्या है, लिमिटेशंस है। तो इसका सही जवाब देखो, ये में रिजल्ट इन फॉल्स रिजल्ट बिल्कुल गलत हो सकता है, क्योंकि प्राइस लेवल वेरिएशन कंसीडर नहीं करते हैं, क्वालिटेटिव फैक्टर को इग्नोर करता है, बिल्कुल सही बात है। इट कंसीडर्ड क्वांटिटेटिव फैक्टर, ये लिमिटेशन नहीं है, ये क्वांटिटेटिव फैक्टर इस्तेमाल करता है, ठीक है। रेशियो एनालिसिस इज हिस्टोरिकल एनालिसिस, ये भी ठीक। तो इस तरीके से हमने ये 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। और भी कुछ रेशियोज हैं, अब उनके साथ आप इनको कनेक्ट करके पढ़ सकते हैं जल्दी जल्दी से, ठीक है। सो बाकी और भी कुछ आपको एमसीक्यू सेशंस दिए जाएंगे, आप उनसे प्रैक्टिस करते रहें। प्ले स्टोर पे भी जाके देख सकते हैं, ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और प्ले लिस्ट में भी जाके कई सारे वीडियोस हैं उनको आप रिवाइज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।